12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 कैसे बनता है रेडियो नाटक आप सबके सामने पेश है। और इस पाठ में जैसा कि ये पाठ का शीर्षक बतलाता है कि कैसे बनता है रेडियो नाटक, यानी यहाँ पर हम रेडियो नाटक के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो नाटक आखिर क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर रेडियो नाटक से संबंधित दिमाग में जो चीजें आएंगी, प्रश्न उठेगा कि नाटक के विषय में हमने पिछले पाठ में जो पढ़ा है वो ये है कि हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसको मंच पर पेश किया जाता है, दृश्यों को मंच पर प्रदर्शन के माध्यम से, जहां पर एक अभिनेता जो है प्रत्येक दृश्य को संवादों के माध्यम से एक चरित्र चित्रण करके उसको हमारे सामने पेश करता है। तो जहां तक नाटक का जो सवाल आता है वो देखकर हमारे दिलो दिमाग पर ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। और रेडियो जो है वो कि एक श्रव्य माध्यम है। तो किस तरीके से रेडियो नाटक जो है अपनी एक भूमिका निभाता है साहित्य के अंतर्गत, वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है जहां पर हम रेडियो नाटक बनाना सीखते हैं। जिसके अंतर्गत इस पाठ में हम ये जानेंगे रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक समानता और अंतर। यानी सिनेमा में, रंगमंच में, सिनेमा जो कि हम फिल्में वगैरह देखते हैं, नाटक वगैरह देखते हैं, रंगमंच जो कि प्ले होता है जहाँ पर उसको रंगमंच कहा जाता है, और रेडियो नाटक, ये तीनों ही जहाँ पर हमें दृश्य श्रव्य के माध्यम से एक, आप अगर हम अपनी आम भाषा में कह दें, जिस तरीके से हम फिल्म और नाटक देखा करते हैं, डेली सोप देखा करते हैं, कहीं ना कहीं ये तीनों एक तरीके से ऐसी ही भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहाँ तक इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करता है, तो इनमें होने वाली समानताएं और अंतर को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो ये पढ़ेंगे कि रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की क्या महत्वता है, क्योंकि रेडियो जो है वो सिर्फ हमें सुनाने का काम करता है, तो ध्वनियों को पेश करने के लिए, अपने भावों को पेश करने के लिए, एक नाटक को प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि का कितना बेहतरीन तरीके से हम प्रभाव उसमें देख सकते हैं, वो हमें रेडियो नाटक के अंतर्गत पता लगेगा। रेडियो नाटक की अवधि क्या है और पात्र क्या होते हैं, इनके विषय में भी जानकारी मिलेगी। और इस पाठ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आप रेडियो में आप नीलेश मिश्रा की कहानियां आती हैं उनको सुनेंगे, तो बहुत हद तक इस पाठ में जो पढ़ेंगे आप, वो आप जब उनकी कहानियां सुनेंगे तो मैच कर पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा आसानी से कैप्चर कर पाएंगे कि किस तरीके से, जहाँ नीलेश मिश्रा का एक शो आता है, वो कहानियां सुनाते हैं, वहाँ पर वो कितने प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं भावों को प्रदर्शित करने के लिए, द्वंद्व को प्रदर्शित करने के लिए, और कहानी को इतने प्रभावी ढंग से सुनाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उन्हें आज भी सुनते हैं और उनकी कहानियों को सुनते हैं। और वो एक नामचीन व्यक्ति हैं जो कि रेडियो पर, रेडियो में कहानी सुनाते हैं, जो कि एक बहुत ही मेहनत का काम है। वैसे ही रेडियो नाटक भी है, तो आप बहुत हद तक एक दूसरे से जोड़कर उसको जब सुनेंगे तो आप यहाँ पर जो पढ़ने वाले, हम जो प्रक्रिया पढ़ेंगे वो उससे आप जोड़कर पाठ को समझ पाएंगे। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक ने हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाई है। नेमीचंद जैन की ये बात है, जो कि मशहूर रंगकर्मी यानी कि नाटककार और साहित्यकार हैं। आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में ना टेलीविजन था और ना ही कंप्यूटर थे। सिनेमा हॉल और थिएटर थे तो, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता यानी आसानी से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक यानी जानकारी देने वाले कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी, टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक।
हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े ही सम्मान की बात मानी जाती थी। कहने का अर्थ यह है कि उस वक्त में फिल्मों में काम करने वाले, बड़े पर्दों पे काम करने वाले जो नामचीन लोग थे, वो रेडियो नाटक के लिए लिखा भी करते थे, और ये अपॉर्चुनिटी जब किसी को मिलती थी वो उनके लिए बहुत सम्मान की बात हुआ करती थी। और आज के ज़माने में अगर मैं इससे संबंधित एक उदाहरण दूं तो अनु कपूर, जो कि फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और वो उनका एक शो आता है अभी भी रेडियो पर, तो जिस तरीके से वो उस वक्त पे इस बड़े सम्मान की बात ही थी, आज वो उतना नहीं है जितना उस वक्त पर ये सम्मान की बात हुआ करती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। यानी कि जो नाटक पहले लिखे गए थे, बाद में उनका रंगमंच पर प्रदर्शन किया गया था, वो मूलतः यानी सबसे पहले वो सिर्फ रेडियो के लिए ही लिखे गए थे, लेकिन बाद में उनका मंचन किया गया, जो कि बहुत पसंद किए गए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सबसे पहले मुख्य रूप से वो रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। धर्मवीर भारती, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, धर्मवीर भारती कृत उनके द्वारा लिखा गया अंधा युग और मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन है, इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। ये बहुत बड़े नाटक है, इनका बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की हुई है, इनका मंचन भी किया गया है। लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। जिस तरीके से सिनेमा में चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और रंगमंच में भी होते हैं, वैसे ही रेडियो नाटक में भी होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद भी होते हैं, और इन्हीं संवादों के जरिए वो आगे कहानी बढ़ती जाती है। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। तो ये पहला फर्क हमने यहाँ पर देखा कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स नहीं होते, यानी दृश्य नहीं होते, जो उसको इन दोनों से अलग करता है। तो दृश्य नहीं होता, जो कि बहुत ही साधारण सी बात है, हर कोई इस चीज को समझ सकता है। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य यानी सुनने का माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न है, अलग है, और थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि के प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित करना होता है, यानी लोगों को अपनी ओर खींचना होता है। रेडियो में जो ताकत है वो सिर्फ श्रव्य माध्यम ही होता है, जो संवाद के माध्यम से और ध्वनि के प्रभावों से ही दिखाया जा सकता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा है, और ना ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं यानी एक्सप्रेशन है, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत। इसे यूं भी कह सकते हैं, परिचय, द्वंद्व और समाधान। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है कि नाटक में, सिनेमा में या फिर रेडियो नाटक में, कहानी से नाटक बनने में जो प्रक्रिया है, उसमें जो शुरुआत, मध्य, अंत होता है, उसको इसके भी पहचाना जाता है कि शुरुआत जो है वो परिचय होता है, मध्य जो है वो द्वंद्व होता है, और अंत जो है वो समाधान होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपको ये बोले तो ये भी ये समझना है, ये बोले तो ये ही समझना है, दोनों एक ही चीज़ हैं। बस ये सब होगा आवाज़ के माध्यम से ही। फ़र्क इतना है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन रेडियो में फ़र्क इतना आ जाता है कि सब कुछ उनको सुनाकर ही पेश करना है। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल ही गई होगी। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली गई हो। कहने का अर्थ है कहानी मूल रूप की हो, ओरिजिनल हो, या फिर कहीं भी किसी माध्यम से ली गई हो। उसमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन यानी हरकत पर निर्भर करती हो। कई बार आपने देखा है कई भाव जो हैं हमें हाथों के माध्यम से रिफ्लेक्ट करने होते हैं, प्रदर्शित करने होते हैं।
तो वो जाते हैं एक्शन के जरिए किसी भी बात को सामने लाना। तो कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें एक्शन के थ्रू पेश कर सकते हैं, बिना बोले और संवाद के जरिए उसको पूरी तरीके से पेश ना किया जा सकता हो। तो कहानी हम रेडियो के लिए सिर्फ वही ले सकते हैं जो एक्शन पर आधारित ना हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन जो है सुनाना उबाऊ हो सकता है। तो रेडियो पर जो है वो बार बार किसी भी एक्शन को सुनाकर ही पेश किया जा सकता है, और अगर एक्शन को सुनाया जाएगा तो लोग ऊब जाएंगे और वो बहुत उबाऊ होता चला जाएगा। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जाता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब ना हो, क्योंकि वहां पर इस तरीके से पीछा करने वाला सीन जो है दिखाया नहीं जा सकता। अब रेडियो पर ये चीज दिखानी है, सुनानी है हमें, तो इसके लिए ध्वनि के प्रभाव के माध्यम से ही चीज सामने लाई जा सकती है। और वो कैसे किया जाता है? क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन यानी बनाकर नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है, अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन सकता। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर यह मिल जाता है कि कहानी का चुनाव बेहतरीन तरीके से करना है, एक्शन वाला ना हो। रेडियो नाटक है, सब कुछ सुनने पर आधारित होता है, इसलिए एक्शन वाला जो कहानी है वो कथानक हम नहीं चुन सकते। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर प्रक्रिया बन जाती है कि किस तरीके से रेडियो नाटक लिखा जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिलता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो है, यानी जो रेडियो पर जो नाटक पेश किए जाते हैं उसका जो मिनिमम टाइम होता है वो 15 मिनट से 30 मिनट तक ही होता है, क्योंकि इसके आगे जो श्रोता है वो सुन नहीं सकते, वो किसी भी चीज़ से ऊब जाएगा। ये मानवीय व्यवहार होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो मिनिमम टाइम है वो यही रखा गया है कि 15 से 30 मिनट। इसके दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। अभी मैंने बताया कि मानवीय व्यवहार है वो 15 से 30 मिनट तक से ज्यादा सिर्फ किसी चीज को सुनकर कॉन्सेंट्रेट नहीं बना सकता जब तक उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटरेस्ट किसी चीज में ना हो। कहानी कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, 30 मिनट के बाद व्यक्ति जो है वो उबाऊ महसूस करने लगता है। तो इसलिए रेडियो नाटक की जो मिनिमम अवधि है 15 से 30 मिनट रखी गई है। और दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि टाइम का ध्यान जरूर रखना है, तो इससे ज़्यादा ना रखें रेडियो नाटक की अवधि तो बेहतर ही होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनाकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं और इस तरीके से वो एक ग्रुप में इन चीज़ों को सुनते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता या सुनता है। सिनेमा घर या नाट्य गृह में बैठा दर्शक जो है वो थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है वो देखेगा ही देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है। अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। कहने का अर्थ है कि 15 से 30 मिनट से आगे का रेडियो नाटक नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी कहानी लंबी है तो आप डेली का एपिसोड डाल सकते हैं 15 से 30 मिनट का, जिससे कि वो एक सीरियल की तरह पेश किया जा सकता है रेडियो पर भी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या फिर 60 मिनट वगैरह। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर्स ज्यादा रखेंगे, संवाद उतने होंगे और फिर वो एक ही सीन को
प्रॉपर नहीं पेश किया जा सकेगा 15 से 30 मिनट में, तो इसलिए पात्रों की संख्या भी सिमट जाएगी, जो कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर वो बन जाता है। पात्रों की रेडियो नाटक में यदि बहुत ज़्यादा किरदार हैं तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी श्रोता जो सुन रहा है रेडियो नाटक को वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर बहुत सारे वहाँ पर कैरेक्टर प्ले किए जा रहे होंगे, बहुत सारे एक्टर होंगे, बहुत सारे किरदार होंगे, तो वहाँ पर जो है श्रोता कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाता है, तीसरा पॉइंट है कि वहां पर चरित्रों की संख्या सीमित होती है। तो इसलिए अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है, और 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है जहां पात्रों को हमें सीमित रखना है, और उसके हिसाब से 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में 5 से 6, 30 से 40 मिनट की अवधि में 8 से 12। तो ये मुख्य पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षाओं के लिए कि 15 मिनट के नाटक के लिए और 30 से 40 मिनट के नाटकों के लिए कितने पात्र रखना जरूरी है या फिर रखे जा सकते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज़्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है, यानी ये निश्चित नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा बताया गया है कि इतने मिनट के नाटक में आप इतने ही कैरेक्टर्स को रख सकते हैं। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था, श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है, छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वाले की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना आदि। तो इस तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है कि ये प्रमुख पात्र हैं या सहायक पात्र हैं, ये उनकी संख्या बताई गई है। छोटे मोटे किरदार जो हैं उनकी संख्या को इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट हमने पात्रों की संख्या के बारे में पढ़ लिया कि इतने मिनट के नाटक के लिए कितने पात्रों की संख्या होना जरूरी है। कहानी सिर्फ घटना प्रधान हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी एक पॉइंट दिखाया गया कि कहानी सिर्फ घटना प्रधान हो, एक्शन वाली ना हो, जहां हम एक्शन दिखाने के लिए श्रोता को सिर्फ ध्वनि का प्रयोग करते हुए ही एक्शन दिखा पाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे और उसे सुनेंगे नहीं। तो घटना प्रधान कहानी होनी चाहिए, अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पात्रों की संख्या सीमित हो। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ एक चित्र में ही बता दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है देखकर, और आप देख सकते हैं ये रेडियो नाटक, रेडियो है, ये नाटक लिखा है, कहानी सिर्फ एक घटना प्रधान होनी चाहिए, अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। 3 पॉइंट बता दिए गए हैं और ये तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ख्याल रखना है। कहानी सिर्फ घटना प्रधान हो, अवधि बहुत ज़्यादा ना हो, धारावाहिक की बात दीगर है, तथा पात्रों की संख्या जो है वो सीमित हो। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, मंच का नाट्यालेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफ़ी समानता है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब हैं। उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि ध्वनि प्रभाव में संगीत भी शामिल है। अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है। रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा या ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भावभंगिमाओं यानी एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है। रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा, और ये लेखन जो है रेडियो का इससे संबंधित कि रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर
इसको हम मंच को सजाकर, लोकेशन दिखाकर, प्रकाश डालकर, मंच को सजाकर, ध्वनि के प्रभावों के साथ, अभिनेताओं के एक्सप्रेशन के साथ इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम रेडियो पे कैसे दिखाएं, जो कि सिर्फ सुना जा सकता है? तो इसके लिए एक उदाहरण पढ़ेंगे हम, उसको अगले भाग में, अगले वीडियो में, जिससे कि बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमें समझ में आ जाएं। चीज़ें हमें भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ही वीडियो में बच्चों को सब कुछ पढ़ाकर उन्हें भी बोर ना किया जाए। तो इस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा है कि रेडियो नाटक के लिए क्या क्या जरूरी है, 3 पॉइंट, उसको आप एक बार पढ़ ले, समझ ले बेहतरीन तरीके से। अगले भाग में हम इसको देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस सीन को रेडियो नाटक के लिए कैसे पेश किया जाए। तो आशा करती हूँ पाठ का ये हिस्सा, इतना हिस्सा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले भाग में पाठ से संबंधित अगले शेष अंश को समझेंगे।